और जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। और जो सभी एक बार जुड़ जाओ। और जो भी सभी एक बार बता दो मेरी ऑडियो वीडियो कैसी दिखाई दे रही है आपको। और जो भी सभी फिर स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा सेशन आज का। एक बार जुड़ जाओ सभी। एक बार सभी जुड़ जाओ भाई। फिर स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा सेशन आज का। एक बार सभी बता दो मेरी ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है आपको। एक बार सभी थम करके बताओ मेरी ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है आपको। स्टार्ट करते हैं भाई बहुत अच्छा सेशन आज का। तो हमारी जो सीरीज चली हुई थी भैया वो उस सीरीज का नाम था सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया। यूनिट फर्स्ट चल रही थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इसमें ये हमारा लेक्चर थर्ड था। एक बार सभी थंब कर दो भाई। जो भी जुड़ते रहो स्टूडेंट एक बार सभी थंब करते रहो। आज ये सभी गुड इवनिंग जी आप सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। एक बार सभी जुड़ जाओ और एक बार थंब कर दो सभी। और फिर स्टार्ट करते हैं भाई। और जो भी सभी एक बार जुड़ जाओ। ओके ओके। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको समझाया था भैया। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको समझाया था भाई। सबसे पहले इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका आपको मैं सॉलिड की प्रॉपर्टी बता के आया था। ठीक है भाई। और सॉलिड में भी मैंने आपको क्या बता दिया था भैया क्रिस्टलाइन वो बता दिया था क्रिस्टलाइन बता दिया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस सॉलिड ठीक है उनकी प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट टाइम पे। और मैं लास्ट टाइम पे आपको बता के आया था कोबिक किस तरीके से काम करता है। तो हमारे 3 टॉपिक पे डिस्कस चल रहा था भैया लास्ट टाइम पे। एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कौन कौन से टॉपिक पे लास्ट टाइम पे मैं आपको बात बता के आया था। क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस चल रहा था भैया हमारा। क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस। और इसमें मैं आपको इसके 3 पार्ट्स बता के आया था एक बार क्लासिफिकेशन के तौर पे। पहले पार्ट का नाम आपको बताया था भाई मैंने क्या था एससी। दूसरे पार्ट का नाम आपको बताया था भैया बीसीसी। और तीसरे पार्ट का नाम आपको बताया था एफसीसी। ठीक है आज इन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं भैया हम। आज इनको ही डिस्कस करने वाले हैं। और एससी की फुल फॉर्म होती है भैया सिंपल क्यूबिक। और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेटिस लगाना चाहो आप लेटिस लगा सकते हो क्यूबिक लेटिस। और इसे बोलते हैं भैया हम सेंटर्ड फेज सेंटर्ड
क्यूबिक लेटिस। तो आज इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बार सभी भी आ जाओ, जुड़ जाओ भाई। आज हम सबसे पहले ये इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये आपका टॉपिक। ठीक है, एक बार सभी आ जाओ। ठीक है भाई, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एससी। एससी फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको इसकी, फुल फॉर्म क्या बताई थी भैया इसकी? सिंपल, सिंपल क्यूबिक लेटिस। इसे बोलते हैं भैया हम सरल घन्या जालक, सरल घन्या जालक। ठीक है भाई, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए भैया क्यूबिक के बारे में। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, सबसे पहला बेसिक आइडिया ले लेते हैं भैया एक बार। अच्छा, सभी एक बार स्टूडेंट बताएंगे भैया कि क्यूबिक में कितनी फेज और कितनी एज होती है, कितने फलक और कितने कोने होते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि किसी भी क्यूबिक में, किसी भी क्यूबिक में भैया कितनी फेज होती है, यानी कितनी फलक होती है। कमेंट करेंगे भाई सभी। और किसी भी क्यूबिक में कितनी एज होते हैं, कितने कोने होते हैं। एक बार सभी कमेंट करके बताओ। एफ एज एकदम सही बताया भैया, एफ एज। और एज कितनी होती है? 8। आप कहोगे कोई भी एक रूम बनाने के लिए हो, कोई भी एक रूम बनाने के लिए हो भैया हमें कितनी दीवारों की आवश्यकता होती है? आप कहोगे 6। 4 तो साइड की होगी, एक छत होगी और एक नीचे ग्राउंड सरफेस होगी भैया आपकी। तो किसी भी कमरे को बनाने के लिए जिस प्रकार से हमें 6 फेज की आवश्यकता पड़ती है, 6 दीवारों की, इसी प्रकार से किसी भी क्यूबिक को बनाने के लिए कितनी दीवारों की आवश्यकता पड़ती है भैया? 6 की। तो अगर मैं आपको बता दूं कि 6 किस किस प्रकार से हो सकते हैं, तो आप एक बार कहोगे एक ये इधर की होगी 1, इस तरीके से 1 होगी भैया ये आपकी, ये 1 होगी। इधर की होगी इस प्रकार से, साइड वाली होगी 2। ठीक है भैया, इस प्रकार से ये इधर की हो जाएगी साइड वाली 3, 3। और इस प्रकार से आपकी ये पीछे वाली हो जाएगी 4। ठीक है भाई, पिछले वाली आपकी ये 4 होगी। ठीक है, और ये सामने वाली हो जाएगी भैया इस प्रकार से आपकी, मान लो ये सामने वाली 5। और ये वाली हो जाएगी आपकी ये वाली इस तरीके से हो जाएगी 6। तो आप देखते हो कि इसमें भैया कितने होते हैं, हमारी एफ एज होती है। और एज कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं? अगर मैं कोने की बात कर लगूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, ये इस प्रकार से भैया हमारे क्या हो जाते हैं, ये 8 कोने हो जाते हैं ये। चलो सफेद उससे देख लो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है भैया, तो ठीक इसी प्रकार से हमारा सिंपल क्यूबिक लेटिस भी काम करता है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट है, उन बेसिक पॉइंटों को ही एग्जाम में पूछा जाता है भैया। कुछ बेसिक पॉइंट किस प्रकार से, देखो एक बार ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सिंपल क्यूबिक देखने में किस प्रकार से होता है, तो सिंपल क्यूबिक कुछ देखने में कुछ इस प्रकार से होता है भैया हमारा, इस प्रकार से। अच्छा, इसमें आपको क्या चीजें नजर आ रही है, तो आप कहोगे भैया अगर सिंपल क्यूबिक में 8 के 8 कोनों पे एकक
लेटिस पॉइंट रखा होता है हमारा, एकक लेटिस पॉइंट रखा होता है। तो इस प्रकार से आप कहोगे कितने लेटिस पॉइंट रखे हैं भैया, 8 लेटिस पॉइंट रखे हैं। ठीक है भैया, तो एक बार यहाँ पर इसके पॉइंटों को देख लेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में आप लिखेंगे ईच कॉर्नर, ईच 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 कॉर्नर, ईच कॉर्नर कंसिस्ट, ईच कॉर्नर कंसिस्ट वन लेटिस पॉइंट, वन लेटिस पॉइंट। ये आपसे पूछा भी जाता है कि यदि केवल कोने कोने पे क्या हो, एकक लेटिस पॉइंट रखो, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्यूबिक। प्रत्येक कोने पे, प्रत्येक कोने पर, एक कोने पर एक एक जालक बिंदु, जालक बिंदु स्थित होता है, जालक बिंदु स्थित होता है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा भैया, आपको ये पहले पॉइंट में याद रखनी है डेफिनेशन इसकी। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने लिए जाते हैं, तो आप कहोगे नंबर ऑफ एटम, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे इसके। आप कहोगे नंबर ऑफ एटम इसमें कितने रहेंगे। अगर मैं इस तरीके से आपको कहूँ कि भैया मेरे पास कोई एक सेब था, मैंने उसके 8 8 स्लाइस करे, 8 उनकी वो करी, मतलब जो आप अपनी भाषा में बोलते हो 8 टुकड़े करे ऐसे ऐसे। तो अगर मैंने एक टुकड़े को ऐसे, एक एक टुकड़े को मतलब इन कॉर्नर पर रख दूं, ठीक है, तो एक कॉर्नर की कितनी वो हो जाएगी, एक कॉर्नर की वैल्यू हो जाएगी 1/8। टोटल कितने कॉर्नर है 8, और इन्हें सबको अगर सपोज करो उन 8, एक की वैल्यू 1/8 है और सबको एक जगह इकट्ठा कर गया तो बनेगा एटम एक ही। तो भैया इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1, याद रखना भैया आपको ये, तो भैया सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि इसे बोलते हैं निकट, निकट पड़ोसी दूरी, निकट पड़ोसी दूरी कितनी होती है भैया। अब हम देखेंगे, अगर मैं आपसे कहने लगूं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होते हैं, तो आप कहोगे भैया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के बीच की सबसे कम दूरी। अगर मैं आपसे कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि अगर कोई एक क्यूबिक है मेरे पास में, सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक क्यूबिक है, ये एक छोटा सा क्यूबिक बना लेता हूं मैं, इस प्रकार से एक छोटा सा क्यूबिक बना लेता हूं। तो आप कहोगे इस वाले क्यूबिक में, इस वाले क्यूबिक में मान लो यहाँ से, और देखो आपको ये वाली डिस्टेंस की वैल्यू आपको ए मिलेगी, इस वाले की भी आपको ए मिलेगी, और यहाँ तक की भी आपको कितनी मिलेगी ए। आप कहीं भी देखने चले जाओ, किसी भी कॉर्नर से देखने चले जाओ, तो भैया ये आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब ए मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाले अगर यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस कितनी होती है, आप कहोगे ये हाफ डिस्टेंस कितनी होती है आर होती है, यहाँ तक की कितनी होती है आर, और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए है। तो भैया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो रहने वाली है हमारी, वो 2r इजिकल टू क्या रहेगी ए। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डायरेक्टली बता दूं, आपसे कह देगा कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है ए। ठीक है भैया, वो बात की बात है, वो 2r में पूछने लगे हमारे से। ठीक है, अगर वो 2r में, 2r नहीं बतानी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है ए होती है, याद रखना इस बात का। ठीक है, कितनी होती है भैया ए होती है, ए के अकॉर्डिंग काम करेंगे भैया हम। ठीक है, तो यहाँ से आपसे चौथा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस कितनी होगी एटॉमिक रेडियस इसकी, तो आप कहोगे आर इजकल टू कितनी रहेगी a/2। तो एक बार उसकी रेडियस पूछ रखी थी आपसे। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार देखो, यहाँ से यहाँ तक की भैया ये कितनी होती है डिस्टेंस, आप कहोगे कोई से कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की ए होती है, और यहाँ तक की ये कितनी होती है, आप कहोगे यहाँ तक की ये आर होती है,
और यहाँ तक की भी कितनी होती है, आर होती है, तो 2r इजिकल टू ए होगा ना, होगा। ठीक है भाई, एक बार सभी नोट कर लो और जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लेंगे। और एक बार सभी थंब कर दो नोट करने के बाद। बहुत बढ़िया, एक बार सभी थंब कर देंगे भैया नोट करने के बाद, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट है हमारा कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी कितना होती है, उप सह संयोजक, उप सह संयोजक संख्या। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं जब कोई भी, कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं जब कोई भी एक एटम को चारों तरफ से कितने एटम घेरे हुए हैं, राउंड करे हुए हैं, यानी कि एक सिंगल एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं। अगर मान लो सपोज करो इस तरीके से 4 एटम घेरे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है, आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। मान लो सपोज करो 6 एटम इस प्रकार से घेरे हुए हैं, किसी को भी एक एटम को 6 एटम घेरे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो ठीक इसी प्रकार से एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहने वाला है भैया, 6 रहने वाला है। आप पूछ लोगो भैया किस प्रकार से, तो एक आधे का दिखाता हूं मैं आपको निकाल के इसका। ठीक है भाई, एक बार देख लो किस प्रकार से रह सकता है। ये जैसे एग्जांपल मैं बताया मैंने कि कोई भी एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं उसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के आपसे डेफिनेशन पूछता है कि आपको बताना जो एटम, जिसके मान लो जो एक एटम हो उसे कितने एटम सराउंड करे हुए हैं, घेरे हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे कैसे होता है। ठीक है भैया, देखो अगर मैं आपसे कहूं कुछ मेरा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ये इस प्रकार से था भैया, इस प्रकार से था। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार देखते हैं किस प्रकार से काम करेगा भैया यो। ठीक है, एक बार देखते हैं किस प्रकार से काम करेगा। एक बार डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा मतलब ये मिस टाइप का रहा है, एक बार थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ पहले आपको, फिर उसी हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, देखो भाई डायग्राम किस प्रकार से, इसे आप प्रैक्टिस कर लियो एक बार बनाने की, आपको मतलब आइडिया हो जाएगा, आपने बहुत इस तरीके के डायग्राम बनाए होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं हम। डायग्राम बस सेट बैठना चाहिए जिससे कि हमें सारे एटम्स के बारे में पता लग जाए कुछ इस प्रकार से। चलो अब हम देखते हैं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया कुछ इस तरीके की मेरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस मेरी ए रहने वाली है। यहाँ पे मेरा एक एटम होता है, मेरा यहाँ पर एक एटम होता है, एक एटम यहाँ पर 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 और एक एटम यहाँ पर। ठीक है भैया, ये मेरा एटम होता है कुछ इस प्रकार से। आपने इस तरीके का डायग्राम बनाया है कभी, जल्दी से बताओ भाई सभी स्टूडेंट, क्या आप सभी ने इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, तो हमें ट्रीट कौन सा करना है, हमें ट्रीट करना है ये वाला, थोड़ा स्पेशली ले लेते हैं इसे थोड़ा सा स्पेशली ले लेते हैं। चलो इसे देखते हैं किस प्रकार से इसे सराउंड करेंगी चीजें। ठीक है, किस प्रकार से सराउंड करेंगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को इसी ऑर्डर में आगे बढ़ा लगूँ तो आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस है मेरी ए। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं इस वाली ठीक इसी प्रकार से इस वाले डिस्टेंस को देखो, इस वाले एक इधर बढ़ा दी मैंने डिस्टेंस। ठीक है, एक मैं क्या काम करता हूँ, एक इस वाली को भी तो ऐसा बढ़ा सकता हूँ, इस प्रकार से मैंने बढ़ा दी, ये भी मेरी डिस्टेंस कैसी रहेगी,
यो भी एटम रह गया, ये भी डिस्टेंस है मेरी ए। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस वाले को भी बढ़ा सकता हूँ इस प्रकार से? तो आप कहोगे हाँ जी इस प्रकार को भी बढ़ा सकता हूँ ए। तो मैंने आपसे बताया मैं इस वाले को इधर कर सकता हूँ, इस वाले को ऊपर की तरफ ना कर सकता हूँ, और इस वाले को इधर ना। ठीक है, बताओ भाई, कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ? जल्दी से एक बार सभी बताएंगे क्या कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। भाई मेरे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक तो होता है मेरा एक्स एक्सिस, एक होता है मेरा वाई एक्सिस, एक होता है मेरा जेड एक्सिस। अगर मैं सपोज करो इस वाले को मैं क्या कर लो एक्स एक्सिस मान लो, इस वाले को वाई एक्सिस, इस वाले को जेड एक्सिस, तो शिफ्टिंग थ्योरम के आधार पर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। भाई ये सारी डिस्टेंस आपस में ये कैसी है, इक्वल है। भाई एक बात बताओ, किसी भी क्यूबिक में आप पता करोगे, कोई भी एक क्यूबिक बनाया आपने, सपोज करो इस तरीके से कोई भी एक क्यूबिक बनाया, ठीक है, कोई भी एक क्यूबिक बनाया, तो आप कहोगे कि भैया ये वाली जो है ये वाली डिस्टेंस भी हमारी ए है, ये वाली भी क्या है हमारी ए है, और ये वाली भी क्या है हमारी ए है। यानी कि हर एक एक्सिस में हमारी डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो ठीक इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाया तो ये भी डिस्टेंस कैसे रहेगी। चलो आप यदि कंफ्यूज ना हो तो मैं क्या काम करता हूँ, ये वाले डिस्टेंस को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से। चलो मैं इस, ये तो है ही हमारी ए, यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी रहेगी ए, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी रहेगी हमारी ए, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी रहेगी हमारी ए। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि इस वाले एटम को, इस वाले को, ये जो हरे वाला एटम है इसे कितने एटम घेरे हुए हैं। तो अब देखोगे आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, पास पास के देखने हैं, 1 2 3, ठीक है भैया, 4। अच्छा देखो ऐसा चले तो आप एक काम करो, ऐसा नीचे की तरफ न चलोगे इस वाले को तो इसे 4 मान लो, आप इधर की तरफ न चलोगे तो इसे 5 मान लो, और आप नीचे की तरफ न चलोगे तो इसे 6 मान लो। ठीक है, तो इस वाले एटम को, ये जो हरे वाला एटम है, ये जो हरे वाला एटम है इसे कितने एटम घेरे हुए हैं चारों तरफ से, कितने एटम घेरे हुए? आप कहोगे 6 एटम घेरे हुए हैं। तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एससी का कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, आपको बस याद रखना था, मुझे तो आपको ये बताना था कि ये किस प्रकार से होता है, बस आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, 6 होता है भैया एससी का। चलो अब आपसे मैं अगर पूछने लगूं भैया एपीएफ कितना होता है, एपीएफ कितना होता है ऑफ एससी, एससी का एपीएफ कितना होता है, जल्दी से बताओ। एपीएफ की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक, एटॉमिक पैकिंग, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं संकुलन, संकुलन क्षमता। भैया खोखलेपन की बात हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ एससी का एपीएफ कितना होता है, जल्दी से सभी, और एक बार नोट कर लेंगे, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, जल्दी से बताओगे एपीएफ कितना होता है और कैसे निकालते हैं, आपको ये सारी बात भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है भाई, फिर आगे से आप जितने भी पॉइंट आएंगे आप निकाल के अपना देख सकते हो। ठीक है, और याद रखने ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जितने भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके एपीएफ कितना होता है भैया एससी का। तो एससी का एपीएफ होता है 52%। चलो निकाल कर देखते हैं, चेकआउट करके देखते हैं भैया आप एपीएफ कैसे निकालते हो, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है, मैं 52% निकाल के दिखा रहा हूँ एपीएफ कैसे निकालते हैं। तो एपीएफ निकालने का एक अपना एक फॉर्मूला होता है, एपीएफ निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हिंदी में इससे बोलते हैं परमाणु का, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन अपॉन एकांक, एकांक कोष्ठिका का आयतन, एकांक कोष्ठिका का आयतन।
एक बार देखते हैं भैया कैसे निकाल लेंगे हम। देखो भाई कैसे निकाल लेंगे। तो एपीएफ इजिकल टू, अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम कितने लिए थे मन ने? आप कहोगे एससी में हमारा नंबर ऑफ एटम कितना था, एक बार चेक कर लेंगे भैया। नंबर ऑफ एटम कितना था, आप कहोगे हमारे नंबर ऑफ एटम कितना था, एक था। ठीक है भैया, नंबर ऑफ एटम कितना था भैया हमारा, एक था। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ एटम था, एक था। ठीक है, और उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। कोई भी एटम अपने आप में गोला माना जाता है, स्फीयर माना जाता है। तो एक एटम का क्या इस वॉल्यूम होता है, तो आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब है कोई भी एक यूनिट सेल, कोई भी एक यूनिट सेल मतलब उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की लेंथ से बनती है। तो ये इसकी वैल्यू होती है ए, इसकी वैल्यू होती है ए, इसकी वैल्यू होती है। तो कोई भी एक यूनिट सेल एकांक कोष्ठिका, अभी अभी बताऊंगा यूनिट सेल के बारे में, एकांक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है भैया, तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर किसी भी क्यूब का वॉल्यूम देखा जा लगे तो हम कहेंगे ए की पावर थर्ड होता है भैया। कितना होता है, ए की पावर थर्ड। अच्छा जल्दी से आप सभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। कैसे कैसे वैल्यू पुटअप करते हैं, 4/3, तो ऐसा कैसी है ये, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की वैल्यू कितनी, पीछे से निकाल लो भैया ए की वैल्यू, पीछे से निकाल लो आप ए की वैल्यू कितनी आई थी, देखना एक बार। ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। आप कहोगे ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r, 2r। और ये क्या है हमारा, क्यूब है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 8 r की पावर थर्ड। और इसे हम क्या करेंगे, ऐसा कट कर देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो जरा एक बार सिंप्लीफाई करना। आप कहोगे कि ये तो नीचे आ जाएगा हमारा, ये 4 × 3 × 8, और ऊपर क्या हमारा ये पाई है, और इससे ये कट जाएगा 2, तो ये हमारा बनेगा कितना, पाई/6, पाई/6। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 डिवाइडेड बाई 6। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं भैया कितना आता है, 3.14 को 6 से। ठीक है, तो 0 पॉइंट पहले 0 आ जाएगी क्योंकि 5 से इस तरीके से चलेगा। तो आप कहोगे 3014 और 2, इस तरीके से आप देखोगे, और 2 मतलब इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हम लगभग भी मान सकते हैं कितने परसेंट आ गया इसका, परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 52% इसका एपीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण काम था। ठीक है भैया, ये इसका महत्वपूर्ण काम था। जल्दी से बताओ सभी को समझ में आ गया ये वाली कहानी? भैया जल्दी से बताएंगे, सभी को समझ में आ गई ये वाली कहानी? ठीक है, एक बार सभी थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर देंगे भैया। नोट कर लिया आप सभी ने? ठीक है, आपने सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगर मैं आज की बात कर लगूं एससी की, तो इनके कुछ एक्स्ट्रा नेम भी होते हैं। अदर नेम ऑफ, अदर नेम ऑफ सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक लेटिस। एससी का दूसरा नाम क्या है भैया? ठीक है, एससी का एक दूसरा भी नाम होता है, वैसा पूछा तो नहीं जाता लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा। तो आपको बताना है पी, पी क्यूबिक। और पी क्यूबिक का मतलब होता है भैया, पी क्यूबिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्यूबिक। अभी ये प्रिमिटिव वर्ड आएगा, एक तो यूनिट सेल बताना है मुझे,
एक प्रिमिटिव वर्ड बताना है। तो अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, स्टार लगा के चलता हूँ। अभी मैं इस पे स्टार लगा के चलता हूँ, इस वाले वर्ड पे, ठीक है भैया। तो आपको याद रखना है बस, अदर नेम सिंपल क्यूबिक का क्या नाम होता है, पी क्यूबिक होता है, ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया, अगर कोई आपसे पूछने लगे एग्जाम्पल क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस के, सिंपल क्यूबिक लेटिस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं भैया। तो आप कहोगे इसके एग्जाम्पल होते हैं पोलोनियम, पोलोनियम इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो अभी जो आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6 आया था भैया। तो कभी कभार कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी, तो आपसे बता तो दिया आपने 6 होता है भैया कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजक संख्या कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन कभी कभार इसके कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ लेता है कितने होते हैं। तो आपको बताना प्लस माइनस ए आई, ठीक है भैया, प्लस माइनस ए आई, प्लस माइनस ए जे, और प्लस माइनस ए के, इस प्रकार से होते हैं। अगर इन्हें आप अलग अलग लिखने जाओ तो आप कहोगे इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे ए आई, ठीक है, ए आई, ए आई प्लस का, माइनस का ए आई, और प्लस का ए जे, और माइनस का ए जे, ठीक है। ऐसे ही इसका प्लस का ए के और माइनस का ए के। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर ये होते हैं, इस प्रकार से इसके आप देख रहे होगे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी याद रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से, ठीक है भैया। एक बार सभी नोट करेंगे। कभी कभार ये किस प्रकार से भी बन के पूछे जा सकते हैं, तो एक बार देख लेंगे। और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सके। शुरुआत में ए हो सकता है, 0 0 हो सकती है, ठीक है। और फिर चलो मैं यहीं पे ही प्लस माइनस लगा देता हूँ एक बार, प्लस माइनस इस प्रकार से। तो कभी कभार ये इस प्रकार से भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस ए और 0, इस प्रकार से। ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये जे को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा के को। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आप देख रहे होगे 3 यहाँ से बनेंगे, मतलब 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, इस प्रकार से। तो कभी कभी मैं चलो इन्हें एक एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने का तरीका। ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है भैया। किसी भी प्रकार से पूछा जावे आपको बता देना है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस प्रकार से। ये वाला फॉर्मेट प्लस माइनस का ऐसा है, या अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार सभी नोट कर लेंगे यहाँ तक का, ठीक है भैया। फिर आगे चलते हैं। तो आप पोलोनियम को इस प्रकार से भी पी ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार सभी नोट करने के बाद डन जरूर लिख देना भैया सभी, ठीक है भैया। सभी एक बार डन जरूर लिख देंगे। यहाँ तक का नोट करने के बाद सभी एक बार डन जरूर लिख देंगे भैया। एक बार सभी स्टूडेंट डन लिख दो भैया।
ठीक है भाई, ये तो था हमारा एससी का। अब हम देखते हैं दूसरा था हमारा बीसीसी। बीसीसी इसे बोलते हैं सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। इसे बोलते हैं हिंदी में अंत केंद्रित घन्या जालक। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं भैया एक बार। चलो, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्मेट देखते हैं, किस प्रकार से इसका डेफिनेशन फॉर्मेट हो सकता है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया इस प्रकार से मैंने कोई भी एक क्यूबिक बना लिया, ठीक है भैया, कोई भी एक क्यूबिक बना लिया, और मैं क्या काम करता हूं, इसके कोनों कोनों पर रखने के साथ साथ एक सारे लेटिसों को कोनों पर रखने के साथ साथ लेटिस पॉइंटों को कोनों पर रखने के साथ साथ मैं क्या काम करता हूं, इसके सेंटर में भी, इसके एक सेंटर में भी यहाँ पर एक एटम रख देता हूँ, एक सेंटर में। यानी कि ऐसा मान के चलो कि पूरा मान लो एक सेब था, सेब के 8 हिस्से तो हमारे कहाँ पर रखे हुए हैं, 8 हिस्से तो रखे हुए हैं कोनों पे, और अकेला एक सेब रखा हुआ है अपने सेंटर पे। तो इस केस में क्या डेफिनेशन बन जाओगी, जल्दी से बताओ भैया। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस की, कि ईच कॉर्नर कंसिस्ट वन लेटिस पॉइंट but also situated another atom on the body। ठीक है भाई, यानी कि प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ एक परमाणु घन्य व्यवस्था में मध्य केंद्र पर भी रखा होता है, मध्य केंद्र पर भी रखा होता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं भैया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, इस प्रकार से। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये वाली बात हमें पता लगी। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नंबर ऑफ एटम और बताओ भैया कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भैया इसमें। तो आप कहोगे जो 8 कोने पे हैं, तो 8 कोने वाले को तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि एक एटम ही बटा हुआ, लेकिन एक मिड में भी तो रखा हुआ है एटम, एक को ऐड कर लिया, ये 8 कोनों के हो गए। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आप कहते हो हमारे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं इसमें। अगर मैं आपसे कह लगूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, ये सारी चीज बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये सारी चीज सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ये जितने भी मैं बात पे बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, आप कहोगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एससी में तो होता था 6, इसमें कितना होता है 8। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको उसका बताया था 6 किस प्रकार से एक का स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी जो है 8 एटम घेरे हुए रखते होंगे। ठीक है, तो हमें ज्यादा चीजें 1-2 में समझ लेनी है बस, बाकी आपको याद रख लेनी है। अगर ज्यादा कोई समझना चाहता हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, कहानी खत्म करो, आपको पीएचडी नहीं करनी इनमें। ठीक है, जबकि जब देखेंगे आगे, आप अभी तक इतना याद रखो अच्छे से, आपको एग्जाम में 100 में 100 लाने का पर्पस रखो बस अभी। ठीक है, चलो कितने स्टूडेंट बताएंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है इसकी।
नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि 2r इजिकल टू कितनी होती है? जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट करेंगे, फिर आपको एक की नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसकी निकाल कर दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम निकालते हैं। एक बार जल्दी बताओ। अंडर रूट 3a/2। एक बच्चे ने बताया अंडर रूट 3a/2। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, अंडर रूट 3a/2। एक बार सभी यहाँ तक का नोट करेंगे और फिर इसके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल कर दिखाता हूँ आपको। सही बताया भैया आपने। चलो फिर एक की आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल कर दिखाता हूँ। आप एक बार सभी नोट करने के बाद थंब कर देना भैया, और फिर ये टर्म्स निकाल कर दिखाता हूँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसा आती है। जल्दी से एक बार सभी नोटेड लिख देंगे। ठीक है भाई। अब इसकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकाल के एक की सभी की देख लेंगे बस समझने के लिए। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल पास वाली दूरी, निकस्ट। तो देख लेते हैं भैया एक बार नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसकी कैसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ ये डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है। चलो थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं जिससे कि सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएं। नियरेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल पास का। ठीक है भैया, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पास का। जल्दी से मुझे एक बात बताएंगे भैया, ये वाली डिस्टेंस जो होती है एक पॉइंट से लेकर, चलो इसका थोड़ा सा और अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। चलो मैं एक बार इसका थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा डिब्बा बनाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किस प्रकार से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा बनाएंगे जो हमें डिस्टेंस को क्लियर करने में आसानी होवे। कुछ इस प्रकार का हो सकता है, चल जाएगा। चलो चलाते हैं भैया इसे। अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी टर्म्स रहेगी? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक की एक बार ये वाली डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, ये वाली। जल्दी से बताओ कमेंट करके, आपको जब भी समझ में आएंगी ये वाली चीजें, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेंगी। जल्दी से बताओ भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी? अभी मैं आपको पीछे बता के आया था, जल्दी से बताओ कितनी रहने वाली है। तो आप कहोगे भैया ये वाली डिस्टेंस रहने वाली है हमारी ए, ये वाली भी ए, और ये वाली भी ए। अच्छा एक बात बताओ सभी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो जल्दी से जब ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, चलो मैं एक अलग पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ के लिए। ये वाली डिस्टेंस बताओ, कितने स्टूडेंट बता सकते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जल्दी से। सही बताया आपने सभी ने, एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये वाली कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी? जल्दी से बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी। और बॉडी सेंटर्ड का केस ले रहे हो तो एक बॉडी में भी एटम मिलेगा आपको यहाँ पर इस प्रकार से।
इस प्रकार से। जल्दी से बताओ कितनी रहेगी ये वाली डिस्टेंस बताओ। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? अगर ये वाला बेस मान लो और इसे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होगा तो जल्दी से बताओ क्या रहेगा। आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप कहोगे 2a² का अंडर रूट, तो आप कहोगे यहाँ तक की ये डिस्टेंस होगी 2√2a। तो ये वाली कितनी होगी हमारी √2a, √2a। तो भैया ये वाली कितनी होगी? ये वाली कितनी होगी? इस एटम से लेके और इस वाले एटम तक के बीच की हमें सबसे कम देखनी है। यानी कि सबसे पहले तो हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आई भैया? अगर हम चेकआउट करके देखने लगे, इस वाले मान लो पहले वाले केस में तो ए आई, दूसरे वाले केस में अगर इस वाले से इस वाले तक के बीच की देखा जावे तो आप कहोगे √2ai, √2ai। अच्छा ये वाली कितनी होगी? जल्दी से बताओ सभी एक बार कमेंट करके। आप बोल क्यों नहीं रहे हो कोई भी स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, आप एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से कितनी रहेगी भैया? ये वाली कितनी रहेगी? ये वाली, ये वाली, ये भी तो एक एटम है, ये रहा एक एटम और एक एटम ये रहा, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी? आप कहोगे आराम से, आपको पता लग रहा होगा टोटल ओवरऑल कितनी रहेगी। टोटल तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर ये वाली बात कर ली जाए, यहाँ से यहाँ तक की, तो आप यदि चेकआउट करके देखोगे तो √3a/2 नहीं रहेगी क्या? जल्दी से बताओ। अगर यहाँ से यहाँ तक की देख ली जावे तो आप कहोगे √3a, और हाफ देखनी है तो कितने हो जाओगे √3a/2। तो तीसरे वाली कितनी आई भाई हमारे √3a/2। जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? एक बार थंब करके बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया थंब करके, जल्दी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? एक बार सभी बताओ। अगर कुछ रिपीट समझ में ना आए हो तो रिपीट लिख दो एक बार। जल्दी से बताओ। देखो पहली वाली तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की ए थी, यहाँ से यहाँ तक की ये भी ए थी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की कितनी होगी √2a। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की और पूरी टोटल ओवर देखना चाहो तो आप कहोगे √3a। लेकिन अगर हाफ देखनी हो यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी आओगी √3a/2। आएगी ना आएगी? जल्दी एक बार देखेंगे भाई। ये वाली तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की ए है, यहाँ से यहाँ तक की ए है, यहाँ से यहाँ तक की ए है, ठीक है। यानी कि कोई से भी पॉइंट की बात करोगे आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी है हमारी? जल्दी बताओ। देखो एक बार और समझ लो ध्यान से, क्या बताया मैंने? मैंने बताया आपको यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की तो ये ए होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ए होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की ए होगी। ये तो बात हमें क्लियर है। यानी कि आप एक्स एक्सिस में चले जाओ, वाई एक्सिस में चले जाओ, और सर √3a कैसे पता चला? ठीक है वही बता रहा हूँ भैया। तीन डिस्टेंस को लेकर चलोगे यदि आप इस प्रकार से a² प्लस a² प्लस a², पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस प्रकार से, तो क्या ये नहीं आ जाएगा √3a? जल्दी से बताओ। और हाफ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, तो ये √3a/2 ना हो जाएगी? जल्दी से बताओ, अब समझ में आ गया? जल्दी बताओ अब समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई सभी। सभी बताओ जल्दी से। अब समझ में आ गया सभी को? तो आप यहां से देखोगे इस वाली, उसका मतलब हो गया लगभग भी 1, इसका मतलब हो गया √2 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग भी 1.414। और लगभग भी √3/2 की वैल्यू कितनी बनती है? एक बार देखना √3/2 की वैल्यू कितनी बनती है।
अंडर रूट 3/2 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू होते हैं 1.732 और बाई 2 करेंगे यानी कि 17 लगभग 8 के आसपास आएगा यानी कि 0.8। तो अब हमें इन तीनों में से क्या बताना है, सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है भैया, आप कहोगे सबसे कम डिस्टेंस है अंडर रूट 3a/2। तो यही हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है इसके लिए। फर्स्ट, इसे आप कैसे भी कह सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो ज्यादातर आपको आपसे फर्स्ट की बारे में बात करता है यही आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, 0.86 के आसपास में आता है, ठीक है। तो सबसे कम वाली हमें लेनी होती है, तो अंडर रूट 3a/2। तो ये तो हमें नॉर्मल टर्म्स हो गई, ये तो हमें सीखने को पता लगा भाई, ठीक है, किस प्रकार से हो सकती थी। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि क्या बताया था कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, 2r = अंडर रूट 3a/2। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एक बार, ये वाली तो हमें सीखने को मिला यहाँ से कुछ। चलो आगे चलते हैं, तो क्या बच गया हमारा, एपीएफ बच गया, एपीएफ। तो क्या कितना होता है नियर इसका एपीएफ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, एक बच्चे ने कमेंट करके पहले से लिख दिया था, देखता हूँ उसने क्या आंसर दिया था। अरे वाह, एक बच्चे ने आंसर दिया था 68%। चलो चेकआउट करके देखते हैं कितने परसेंट आता है। वैसे तो आप नॉर्मली याद भी रख लोगे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भैया हमारे, नंबर ऑफ एटम होते हैं 2 मल्टीप्लाई 4/3 πr³ और नीचे क्या लेकर चलते हैं a⁻3, ठीक है भैया, a⁻3। तो इसे एक काम करो, 3 को पहले से नीचे भेज दो, आपको आसानी हो जाओगी सॉल्यूशन करने में इसके। 3 a⁻³ इस प्रकार से, तो आप कहोगे 8πr³ अपॉन 3। ए की वैल्यू कितनी रहेगी अगर मैं चेकआउट करना चाहूँ वहां से, तो आप कहोगे हमारी जो वैल्यू थी 2r की कितनी थी, अंडर रूट 3a/2 थी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ये 4r हो जाएगा अंडर रूट 3 और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आई 4r अपॉन अंडर रूट 3 का क्या करेंगे हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। अच्छा कितने बच्चे से सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ भैया। आप कहोगे 8πr³ और नीचे 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 64r³ अपॉन ये, इससे सॉल्व करोगे 3, इसे सॉल्व करोगे आप अंडर रूट 3 का हमारा क्यूब है, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 3 टाइम्स, सभी बच्चों को पता होगा जब इसकी इसमें करोगे 3 अंडर रूट 3, तो ये टर्म्स आ जा रही होगी हमारी 3 अंडर रूट 3, इससे ये कट गया होगा। और सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से, क्या 68% बनना है भैया सभी का, जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट, इसे सिंप्लीफाई करके क्या 68% बनना है एपीएफ, जल्दी से। और आ जाने के बाद सभी थंब कर देना, ठीक है भैया, आ जाने के बाद सभी थंब कर देना। जल्दी से बताओ। क्या सभी का आ गया, ठीक है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर आया था भैया बीसीसी का, बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था भैया आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का आप कहोगे 8 आया था। तो कभी कभार किसके कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में भी क्या देता है वो, तो +- a/2 i कैप
प्लस प्लस, या आप इस तरीके से कोमा भी लगा सकते हो इनके बीच में, कोमा प्लस माइनस ए बाई टू जे कैप और प्लस माइनस ए बाई टू के कैप। जब इसे आप अलग अलग फॉर्मेट में लिखोगे तो लगभग 8 संख्याएं आपके पास में रहेंगी। वैसे तो ये है, यदि आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखो तो आप कहोगे ए बाई टू, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट तो सारे प्लस के ले लो, सारे प्लस के ले लो, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। एक बार चलो चेंज कर करके लिखते रहो भैया सभी को, एक बार इसे माइनस का ले लो, माइनस के ए बाई टू, ए बाई टू और ए बाई टू, ठीक है। दूसरे वाले को अब की बार माइनस का लेके चल लो इस प्रकार से। अब की बार तीसरे वाले को माइनस का लेके चल लो, एक बार तीनों को माइनस का लेके चल लो, ठीक है। और क्या सिस्टम रह सकता है इसका भैया, तीनों को अब की बार दो को माइनस लेके चल लो, एक को प्लस, ठीक है। अब का लास्ट वाले को और पहले वाले को ले लो भैया। एक केस और हो सकता है, कौन सा, एक केस और हो सकता है, जल्दी से बताओ कौन सा। 1 2 3 4 5 6 7, एक केस और हो सकता है भैया हमारा। भाई एक बार तो ये माइनस का हमने ये वाला ले लिया, एक बार पहले वाले को प्लस करके देख लो, पहले वाले को प्लस लेकर चले, दूसरे वाले को माइनस। इस प्रकार से हो सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट भैया 8, ठीक है। इस प्रकार से इसके 8 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बीसीसी। तो एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल NH4Cl, Na, ये कुछ महत्वपूर्ण है, NH4Cl, Na और Li, ठीक है। और क्रोमियम भी हो सकता है भैया इसका। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल, एक बार सभी नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगर सभी नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख देना, अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख देना भैया एक बार। सभी एक बार नोटेड लिख देना अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो अपना अगला पॉइंट देखते हैं एक बार। अब कौन सा चलेगा भैया हमारा, अब चलेगा हमारा FCC, अब चलेगा भैया हमारा FCC, फेज सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घन्य जालक, ठीक है भैया। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, एक बार देखो भाई, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है कि कोनों के साथ साथ पेज के मिड में भी एक एक पॉइंट रखा रहता है, कि हमारा कोनों पे तो रखा ही है भैया लेटिस पॉइंट, कोनों के साथ साथ पेज के मिड में भी
पेज के बिल्कुल मिड में भी एक एक पॉइंट रखा होता है, बिल्कुल मिड में एक यहाँ पर रखा हुआ है। चलो मैं इसे एटम के तौर पर दिखाता हूँ आपको। एक ये रहा, एक ये रहा, दो, ये तीन, ये चार, ये सामने का पांच और ये पीछे का छह, इस प्रकार से रखे हुए हैं भैया। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि भैया कॉर्नर के साथ साथ ईच कॉर्नर कंसिस्ट, ईच कॉर्नर कंसिस्ट कंसिस्ट वन लेटिस पॉइंट, वन लेटिस पॉइंट and also situated, also situated on mid phase point, यानी कि कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, साथ साथ फलक के, फलक के केंद्र पर भी, केंद्र पर भी जालक बिंदु, जालक बिंदु स्थित होते हैं, जालक बिंदु स्थित होते हैं। चलो जल्दी से सभी स्टूडेंट बताओ एक बार, नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे इसमें, नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे भैया, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या। तो भैया पहला तो कोने वाले का हिसाब देख लो, कोने वाले का तो होता है 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस कितनी फेज होती है 6, और 6 के हाफ पर रखा हुआ है 1/2, 6 फेज है उसके हाफ पर रखा हुआ है, 8 से 8 कट गया, ये 3, कितना आया नंबर ऑफ एटम 4, कितना आया भैया नंबर ऑफ एटम 4। ठीक है, कितने स्टूडेंट बताएंगे भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक, संयोजन या संयोजक संख्या कितनी होती है 12, कितनी होती है भैया 12। ठीक है, एक बार सभी यहां तक का नोट करेंगे, कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, सभी एक बार नोट कर लेंगे। जल्दी एक बार यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बताओ भैया एक बार जल्दी से, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r इजिकल टू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, अंतस्थ वो निकटस्थ पड़ोसी दूरी, निकटस्थ निकटस्थ पड़ोसी दूरी कितनी होगी, जल्दी कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंटों को पता है भैया, सही बताया, अंडर रूट a/2, जल्दी से बताओ कितनी रहेगी भैया, a/√2, ठीक है सॉरी सॉरी, a/√2, a/√2, ठीक है भैया। क्या क्या हो गया इसमें एक बार देखते हैं,
इसमें डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ एटम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्या बचा भाई, नियरेस्ट डेमर डिस्टेंस होगी। चलो एटॉमिक रेडियस भी निकाल दो, एटॉमिक रेडियाई भी बता दो यहाँ से, आप आर की वैल्यू बता देना, यहाँ से एटॉमिक रेडियाई निकल के आ जा करेगी a/2√2। ठीक है भाई, वैसे यही इंपॉर्टेंट रहती है। चलो एपीएफ बताओ भैया इसका कितना आएगा, एपीएफ कितना आता है, आप कहोगे नंबर ऑफ एटम है 4, 4 मल्टीप्लाई 4r³ और ए की पावर थर्ड, तो यहाँ से जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे 4 × 4/3 πr³ यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो भैया आप। ए की वैल्यू जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप कहोगे ए की वैल्यू जब आप क्या आएगी 2r = a/√2, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 2r × 2, तो आप इसका क्यूब कर दोगे यहाँ पे आने के बाद 2r × 2। और भैया कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका कितना आंसर आएगा, तब कैलकुलेशन कर सकते हो आप सभी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा सभी स्टूडेंट। जल्दी से बताएंगे भैया कितना एपीएफ आता है आप सभी का इसका। सभी कमेंट करेंगे साथ साथ में, सही बता रहे हो एकदम। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, 74% आएगा भैया, निकाल के चेक कर लेना एक बार सभी, और नोट कर लो भाई यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट टाइम पे हमारा एक पॉइंट था बीसीसी का, बीसीसी का एक एग्जाम्पल और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख लेना, बाद में दिक्कत नहीं करेगा आपको। CSCl बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बीसीसी। ठीक है, बीसीसी में नोट कर लेना भैया एक बार। ठीक है, चलो जल्दी से इसका एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से इसका एग्जाम्पल बताओ, एफसीसी के एग्जाम्पल। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया इसका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है NaCl। बीसी एफसीसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है, NaCl। इसी वजह से एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर को सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। ठीक है, इसी वजह से एफसीसी को, एफसीसी का अदर नेम भी हो जाता है, अदर नेम NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर। नोट कर लेंगे भाई सभी एक बार। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अच्छा, एक बच्चे ने बताया डायमंड, डायमंड भी ठीक है भैया, चलो और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, अदर एग्जाम्पल ऑफ एफसीसी, अदर एग्जाम्पल ऑफ एफसीसी। तो भैया यहाँ पे लिख लो LiH, लिथियम हाइड्राइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड, PbS, एल्युमिनियम भी होता है, Cu कॉपर भी होता है, Ag और Pb भी होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं भैया, एक बार नोट कर लेंगे सभी। ठीक है भाई, और जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, नोटेड लिख देना सभी एक बार, एक बार सभी स्टूडेंट नोटेड लिख देना। तो ये हमारे भैया तीनों हो गए।
ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने। अब ये तो थे हमारे कुछ और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं भैया। ये तो था हमारा एफसीसी, बीसीसी और एससी के बारे में, ये सारे पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अदर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं आज। अदर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। तो कुछ हमारे सिलेबस में तीन टाइप की और इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तो NaCl, ठीक है भैया। एक है हमारे सिलेबस में डायमंड स्ट्रक्चर, हीरा। और एक तीसरी है CsCl, CsCl। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं भैया। डायमंड स्ट्रक्चर, इसमें से आपके एक दो दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। ठीक है भाई, एक दो दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट। ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है और ये तीसरे नंबर की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं NaCl, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, NaCl टाइप स्ट्रक्चर देख लेते हैं और सबसे पहले इसके मेन फीचर्स देखते हैं भाई। मेन फीचर्स, पहले नंबर का मेन फीचर यहाँ पे देख लेते हैं। मेन फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ, यानी कि मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण किसके, NaCl के। जल्दी से बताओ NaCl किस टाइप की स्ट्रक्चर है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर किस तरीके के स्ट्रक्चर में आता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। SC आएगा, BCC आएगा या FCC। अभी बता के आया हूं आप सभी को, कैसा आएगा। FCC, पेज सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि FCC, FCC। ठीक है भैया। और अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया NaCl किस फॉर्मेट में रहता है, तो भैया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है आपस में एलिटर फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, एकांतर क्रम में। एलिटर, अल्टरनेटिव बोल दो, अल्टरनेटिव फॉर्मेट में रहते हैं। एकांतर क्रम में जुड़े रहे, जिस स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में मिलेंगे भैया। जब भी आपको Na और Cl कैसे मिलेंगे, एकांतर क्रम में। ठीक है, सही बताया भैया आपने। एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक। ठीक है, एक बार नोट लिख देंगे सभी। कर लिया भाई सभी ने नोट। चलो आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है NaCl का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na। Na पॉजिटिव का कह दे या Cl नेगेटिव का कह दे या फिर NaCl का कह देवे, किसी का भी कह देवे। जल्दी से बताओ कमेंट करके कितना रहेगा। जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे भैया कितना रहेगा। और मुझे ये भी बता दो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है इसमें। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ NaCl, यानी कि अंतस्थ निकट पड़ोसी दूरी। पड़ोसी दूरी कितनी रहोगे,
जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, ऊपरले वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा? ठीक है, सही बताया भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चाहे Na1 पॉजिटिव का पूछे या Cl1 नेगेटिव का या NaCl का 6 रहा होगा। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एक बच्चे ने बढ़िया बताई है, a/√2, a/√2। ठीक है, बढ़िया एकदम। और एक चीज और बताओ, Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव के बीच में किस टाइप का फोर्स मिलेगा आपको? किस टाइप का फोर्स लगा होता है दोनों के बीच में? तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है भैया, वैद्युत स्थिति स्थितिकी बल लगा होता है किसके बीच में? Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव के बीच में। ठीक है, एक बार सभी नोट करेंगे यहाँ तक का, कोई दिक्कत समस्या हुई तो बताओ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ, ये भी आसान पॉइंट है, ये तो नॉर्मल पता होते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का कितने का होता है इसमें, इन NaCl? तो ये भी आपको पता होगी, A⁻³ होता है, कोई दिक्कत समस्या ना है। एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका का आयतन, एकांक कोष्ठिका का आयतन, आयतन NaCl में, NaCl में कितना होता है? A⁻³ होता है भैया। एक बार सभी नोट कर लेंगे जल्दी से, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अदर फैमिली मेंबर कौन कौन से होंगे, कमेंट करके बताओ। अदर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ NaCl, जल्दी से बताओ क्या कौन कौन से रहे होंगे? PbS रहा होगा एक तो, जल्दी से, और एक LiH रहा होगा, और एक था हमारा CdS, नहीं नहीं नहीं, KCl, सॉरी, KCl, KCl। ठीक है भैया, एक बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, बच क्या गया? बच क्या गया अभी? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बच गया शायद। नंबर ऑफ एटम कितने रहे होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। NaCl में नंबर ऑफ एटम कितने रहे होंगे? नंबर ऑफ एटम इन NaCl, जल्दी से बताओ कमेंट करके। सही बताया एकदम, 4, 4 होते हैं भैया NaCl में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और सभी यहाँ तक का लिखने के बाद सभी थंब कर दियो, नोटेड लिख दियो सभी स्टूडेंट। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं भैया। अब देख लेते हैं एक बार डायमंड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, हीरा संरचना, हीरा संरचना। ठीक है, तो हीरा संरचना कुछ इस तरीके की रहेगी, एक बार सभी स्टूडेंट बना लेंगे मेरे साथ। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी कोने पर 0, इस प्रकार से।
ठीक है भाई। यहाँ पर रहेगा 1/2। चलो मैं एक अलग पेन यूज करता हूँ इन्हें सभी के लिए। रहेगा 0 0 0 0। ठीक है, 1/2 1/2। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। ठीक है भैया, और यहाँ पर रहेगा 0 सेंटर में भी, और यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 1/4 इस प्रकार से, और यहाँ पर 3/4। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना रहेगा 1/4। इस प्रकार से रहने वाली है भैया आपकी कुछ स्ट्रक्चर। तो इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं एक बार। मेन फीचर्स, मुख्य लक्षण क्या है इसके, डायमंड स्ट्रक्चर के मुख्य लक्षण। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते भी यार। पहले तो ये बताओ किस टाइप की स्ट्रक्चर है डायमंड। स्ट्रक्चर किस टाइप की है, एक बच्चे ने सबसे शुरुआत में ही बता दिया था कि भैया एफसीसी टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एपीएफ कितना होता है, संकुलन क्षमता कितनी होती है इसकी। और कमेंट करके भी बताते रहेंगे साथ साथ कितनी होती है भैया, 34%। और इसमें से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बॉडी डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, बॉडी डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि अंत विकर्ण दूरी। तो आपको बताना 1/4। कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लेंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। में बॉन्ड किस टाइप का पाया जाता है, अगर आपसे पूछा लगा डायमंड में बॉन्ड किस टाइप का पाया जाता है। डायमंड में जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का, तो कार्बन कार्बन के मध्य जो है, कार्बन कार्बन के उसमें किस तरीके का बॉन्ड मिलता है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड। डायरेक्शन कोवलेंट बॉन्ड यानी कि दिशात्मक, यानी कि दिशा के साथ सहसंयोजक बंध मिलता है इसमें, सहसंयोजक बंध। यानी कि देखो भाई, सहसंयोजक उसे बोलते हैं जिसमें बराबर साझेदारी हो, लेकिन किसकी पहला साझेदारी हुई ये बताता है पहला इसमें। ठीक है, एक बार सभी यहाँ तक का नोट लिख देना भाई, सभी अगर नोट कर लिया हो तो यहाँ तक सभी ना। जल्दी बताओ, यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने। नोट करने के बाद सभी थंब कर देना। ठीक है भैया, नोट लिख देना एक बार सभी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं, जल्दी से बताओ सभी एक बार, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है इसकी, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है भैया, बंद दूरी कितनी होती है इसमें। तो भैया एंगस्ट्रोम में होती है इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रोम। और बॉन्ड एंगल कितना होता है भैया डायमंड में, बॉन्ड एंगल
यानी कि बंद कोण, तो आपका हो गया 109 डिग्री, 109 डिग्री 5 मिनट का। ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार सभी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी से बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डायमंड, एक तो ये बताना आपको, एक बताना आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा भैया इसका, कमेंट करके, जल्दी कमेंट करके बताओ भैया कितना रहेगा। सही बताया एकदम। और नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यूनिट सेल में, जल्दी से ये भी बताओ। बिल्कुल सही बताया, 8। ठीक है, अदर फैमिली मेंबर बताओ, अदर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर ऑफ डायमंड, ऑफ डायमंड। जल्दी से बताओ कितने होते, कौन कौन से होते हैं? एक तो सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और एक होती है टिन। चलो टिन रहने दो बस, काफी है। ठीक है, काफी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं भैया। एक स्ट्रक्चर्स और कहता है वो हमारे से, जिंक ब्लेंड। चलो देखते हैं एक बार, हमने स्ट्रक्चर्स अपने कहाँ पे लिखी थी, एक बार वहां पे जिंक ब्लेंड और लिख लेंगे। तीसरे वाली जिंक ब्लेंड, चौथे नंबर की जिंक ब्लेंड, इसे बोलते हैं हम ZNS। इसे भी पढ़ लेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है भैया, इसे भी पढ़ लेंगे हम साथ साथ। तो हमारा NaCl हो गया, डायमंड हो गया। अब इन दोनों को देख लेंगे एक छोटा सा। ठीक है भाई, यहां तक आ जाओ सभी, और नोट लिख लेना सभी एक बार। नोटेड लिख देना भाई सभी एक बार। चलो NaCl और CSCl में देख लेते हैं एक बार कंपेयर, या अलग ही देख लेते हैं। CSCl को देख लेते हैं, CSCl स्ट्रक्चर। इसमें से ज्यादा पॉइंट नहीं है आपके, ज्यादा पॉइंट नहीं है, जल्दी से बताएंगे किस टाइप की स्ट्रक्चर है ये CSCl। पहले इसके मेन फीचर्स लिखते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं इसके, जल्दी से बताओ किस टाइप की स्ट्रक्चर है भैया। मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये CSCl टाइप स्ट्रक्चर? तो आप सभी बताओगे भैया BCC होती है, BCC होती है। ठीक है भैया। और अगला पॉइंट है इसका, यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं इसकी, यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं इसकी? 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने लगा आपसे कोई, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका CSCl का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CSCl, तो आपको बताना भैया BCC है तो लगभग भी 8 रहेगा। ठीक है,
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जल्दी से कमेंट करके बताओ। √3 a/2 रहेगी, या लगभग भी आप कह सकते हो 0.866 a। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? तो अगर दोनों में कंपैरिजन पूछा जावे आपसे कि NaCl और CHCl में से मोर स्टेबल कौन है, NaCl और CHCl में से मोर स्टेबल कौन सा? विच मोर स्टेबल? तो आपको बताना है इन दोनों में से NaCl मोर स्टेबल, NaCl मोर स्टेबल, और लगभग कितना, कितने परसेंट? 1% अप्रोक्सीमेटली। 1% कौन ज्यादा रहता है? NaCl। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? और आज की लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, एक बार सभी नोटेड लिख देना भाई यहां तक, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार सभी नोटेड लिख देना CHCl का। अब अगला देख लेते हैं, ये इतनी ज्यादा खास नहीं है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड संरचना। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि जिंक ब्लेंड संरचना किसके जैसी है, लगभग भी डायमंड के जैसी है, लगभग आप कह सकते हो, आप कहने में डायमंड, डायमंड टाइप स्ट्रक्चर है, बट कुछ डिफरेंट है, बट सम डिफरेंट। ठीक है भैया, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की खासियत क्या, कि प्योर प्योर FCC टाइप स्ट्रक्चर है, कैसी है? प्योर FCC टाइप स्ट्रक्चर है। और नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यूनिट सेल में? तो आप बताओगे 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल कितने बताओगे आप? 4। ठीक है भैया, और अदर फैमिली मेंबर कौन कौन से होते हैं इसके? अदर फैमिली मेंबर कौन कौन से होते हैं इसके? तो आपको बताना है भैया CuF, CuCl, AgI और CdS। ठीक है भैया, ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है भैया। आज आप ये वाली सारी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, कल को मैं एक नई चीज बताऊंगा आपको। कल आपकी मैराथन क्लास हो सकती है, 2 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है आपकी। ठीक है, सभी तैयार रहे। कल मैं आपको टाइमिंग डाल दूंगा। ठीक है, मैं टाइमिंग डाल दूंगा आपको। ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राधे कृष्ण।